पॉइंट इज पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। ये हमने डिराइव भी किया था। पॉइंट ये था कि ये रहा ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की वजह से या फिर इस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी जीरो होने के लिए समेशन ऑफ इंटेंसिटी क्या आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब वो इंटेंसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से, दोनों बॉडीज की वजह से वो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैंने ये आपको बताया था कि ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे हम कौन सी इंटेंसिटी देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी क्या होगी, अट्रैक्टिव ही होगी, है ना। अट्रैक्टिव यानी इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो बॉडी की तरफ होगी। तो इस बॉडी की वजह से, इस बॉडी की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो अंदर की तरफ होगी, है ना, और इस बॉडी की वजह से अंदर की तरफ। तो ये रहा m2, तो इसको मैंने दो स्लॉट में किया था। तो यहाँ पे हमने m1 की वजह से इंटेंसिटी मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया था आपको, ये 1 की वजह से, फर्स्ट बॉडी की वजह से अंदर की तरफ, और इस बॉडी की वजह से भी अंदर की तरफ, पर इसकी वजह से ज्यादा होगा और इसकी वजह से कम होगा क्योंकि ये दूर है। इस बॉडी की वजह से पास है, इसलिए इसकी वजह से इस रीजन में इंटेंसिटी ज्यादा, इसकी वजह से इस रीजन में इंटेंसिटी कम। पर हमें ये दिखाई दे रहा है दोनों वेक्टर क्या है, दोनों इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, क्या वो कैंसिल आउट होंगे, नहीं होंगे, वो ऐड होंगे। तो सिमिलरली हमने इस रीजन में देखा तो हमें ये पता चला कि इसकी वजह से ज्यादा और इसकी वजह से थोड़ा कम, और दोनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो इस रीजन में इंटेंसिटी जीरो होने का सवाल पैदा ही नहीं होगा। तो बचा कौन सा एक रीजन, बीच वाला रीजन। तो बीच में हमने ये देखा कि m1 की वजह से अंदर, m2 की वजह से अंदर इसकी तरफ, m2 की वजह से इसकी तरफ, m1 की वजह से इसकी तरफ। तो इंटेंसिटी जीरो होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, इस रीजन में इंटेंसिटी, इसलिए हमने वो पॉइंट यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो जो पॉइंट P जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है, जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है वो x डिस्टेंस पे है m1 से। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस d है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस x, है ना। और इंटेंसिटी जीरो में जैसे कि मैंने कहा इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तो हमने वो इक्वेशन लिखा था I1 इज इक्वल टू I2। पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ये सेकंड वाला पॉजिटिव डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव, और I1 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में था इसलिए नेगेटिव। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 0, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, या फिर I1 इज इक्वल टू माइनस I2 लिखो, या फिर I2 इज इक्वल टू माइनस I1 लिखो, किसी को भी माइनस साइन दे दो। और फिर हमने इंटेंसिटी के लिए जो जनरल फॉर्मूला है gm अपॉन r स्क्वायर, I इज इक्वल टू, यहाँ से हमने वो फॉर्मूला लिखा था I1 के लिए इस पॉइंट का x डिस्टेंस है, मास m1 है, तो हमने फॉर्मूला लिखा gm1 अपॉन x स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसकी वजह से g इंटू m2 अपॉन, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, d माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन निकाला। तो ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से इंटेंसिटी कहाँ पे जीरो है, तो हम ये पूरा सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला याद करेंगे और सॉल्व कर देंगे। टेक इट आउट। और हाँ, हमें वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज। इसमें से हमने ये सिलेबस में कर दिया है। इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, बेसिकली हमने क्या एज्यूम किया था, अर्थ एज ए परफेक्टली सॉलिड स्फीयर, राइट, अर्थ एज ए परफेक्टली सॉलिड स्फीयर, उसको वो एज्यूम करके हमने डेरिवेशन शुरू किया था। तो हमने सबसे पहले बाहर इंटेंसिटी ढूंढी थी
तो उस फॉर्मूले के अनुसार अगर पॉइंट बाहर है यहाँ पे, पॉइंट पी अगर बाहर है तो ये डिस्टेंस क्या हुआ r। तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है gm/r², तो कैपिटल R की बजाय हम डाल देंगे स्मॉल r। तो आउटसाइड r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस। सो स्मॉल r जो है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। r कौन सा है, स्मॉल r है। ऑन दी सरफेस, अगर इस पॉइंट को मैंने सरफेस पे लाया यहाँ पे, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू कैपिटल R हो गई। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल r की बजाय आप लिखोगे कैपिटल R। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें भी आपको बताया था मैंने, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी, अंदर जो मास है उसकी वजह से। याद है हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अल्टीट्यूड, ड्यू टू लैटिट्यूड और ड्यू टू डेप्थ। ये जो डेप्थ वाला जो पॉइंट हमने देखा, जहां पे हमने पॉइंट अंदर लिया था, यहाँ पे मैंने बोला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किसकी वजह से है, वो अंदर के मास की वजह से। डेंसिटी तो कांस्टेंट है पर मास अलग है। तो सिमिलरली इंटेंसिटी यहाँ पे जो होगी इस सॉलिड स्फीयर के अंदर जो होगी वो कौन से मास की वजह से होगी, वो अंदर वाले मास की वजह से होगी, ना कि बाहर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम डेरिवेशन जब हम करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। Similar type of derivation you will be doing next year first lesson electrostatics, जहाँ पे आप एक सॉलिड स्फीयर लोगे और वो चार्ज सॉलिड स्फीयर होगा और आप अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप ढूंढोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही आपको बोला था, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दो पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज रिपीट होने वाले हैं बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस हिसाब से आप पढ़ोगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ईयर फिर से जब हम 12 का शुरू करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही शुरू करने वाले हैं, तो आपको जल्दी से लिंक होगा, क्योंकि अभी मैंने ग्रेविटेशन पढ़ा है। ठीक है, तो इसके नोट्स रखो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब ये सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल में डिफरेंस आपको पता है, मैंने रोटेशनल मोशन में बताया था, है ना, 64 पार्टिकल्स उसमें। सॉलिड स्फीयर यानी पूरा मैटर पूरा भरा हुआ है, और स्फेरिकल शेल यानी यस, बीच में क्या है, हॉलो। तो इट्स ए थिन स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल ले लिया जिसका रेडियस है r। तो सेम फॉर्मूला होंगे आउटसाइड के लिए, फॉर्मूला सेम ही होगा। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया तो ये डिस्टेंस r, फॉर्मूला वही आएगा। सरफेस पे ले लिया आपने तो फॉर्मूला वही आएगा जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब मैंने पॉइंट अंदर ले लिया, क्या अंदर मास है? नहीं है। तो अगर अंदर इस पॉइंट ने कुछ मास इनक्लोज ही नहीं किया तो इंटेंसिटी होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए इंटेंसिटी जीरो। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, जब मैंने सॉलिड स्फीयर के अंदर एक पॉइंट लिया, इसके अंदर एक क्या था, मास था ना। क्या वो सेम मास था सॉलिड स्फीयर का? नहीं, वो अलग मास था, कम होगा, है ना। तो उसकी वजह से ये फॉर्मूला आया। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, कैपिटल R रेडियस ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी R Gm बाय स्मॉल r स्क्वायर। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो फ्रॉम दी सेंटर, अगर आप देखोगे इनसाइड दी सरफेस, यानी पॉइंट को अगर मैं सेंटर पे ले गया तो R की वैल्यू 0, इंटेंसिटी एट दी सेंटर 0। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होना चाहिए? 0 से शुरू होना चाहिए। और हमें ये दिखाई दे रहा है जैसे मैं सेंटर से सरफेस पे जा रहा हूँ, इंटेंसिटी क्या हो रही है? डायरेक्टली बढ़ रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो ग्राफ कैसे आएगा?
स्ट्रेट लाइन। हम सरफेस पे आ गए इसलिए वो डॉटेड लाइन दिखाया। सरफेस पे आ गए तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू ऑन दी सरफेस क्या है, r²। तो यहाँ पे लिखेंगे gm/r²। और जैसे ही हम बाहर आ गए, जैसे ही हम सॉलिड स्फीयर के बाहर आ गए, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो ग्राफ क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग कर्व। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, अंदर इंटेंसिटी क्या है, 0। तो कुछ ग्राफ आ गया, नहीं। नहीं इंटेंसिटी नहीं है। तो जैसे आप सरफेस पे आ गए, यानी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, वेयर r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये वाला पॉइंट r इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जैसे ही हम सरफेस के बाहर आ गए, वहां पे इंटेंसिटी क्या हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो वो डिक्रीजिंग कर्व एज सिमिलर टू दिस। यहाँ पे ये ग्राफ नहीं है, यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I is directly proportional to R, यहाँ पे लिखेंगे I is inversely proportional to R², and this is a point where intensity is maximum, whose value is gm/r²। समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे मैक्सिमम होती है, सरफेस पे। तो ऊपर जाओगे कम होगी, नीचे जाके डीप इनसाइड द अर्थ, कम होगी। ठीक है। इस पॉइंट पे आते हैं। अब ये दो जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया फिर से, इसका जो लिंक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही है। इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे हम ग्रेविटेशन का नहीं देखने वाले, पर अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका डेरिवेशन हम देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले ये कैसे आए हैं, ये सिमिलर एज इट इज, थोड़ा बहुत चेंज होगा, कांस्टेंट में चेंज होगा, और मास की जगह चार्ज आएगा, मास की जगह चार्ज आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो सोर्स है वो कौन है, मास है। न्यूटन ने खुद कहा ना, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, व्हाई, बिकॉज व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम, दे हैव द मास। तो ये मैंने शुरुआत में ही कहा था। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज, ठीक है। तो वैसे वो लेसन सिलेबस में सीक्वेंस में रखे। तो इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप सर्कुलर, चार्ज सर्कुलर रिंग देखोगे, और वहां पे आप खुद डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। फॉर्मूला इस तरह का ही आएगा, वहां पे फॉर्मूला आएगा KQ1 R/a² + x²√3/2 रेज़ टू 3/2। फॉर्मूला ऐसा ही आएगा। चार्ज हाँ आणि एक पार्टिकल पण आहे म्हणजे चार्ज आहे मग त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशन आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक हाँ दोन्ही लागणार। क्वेश्चन चांगला है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, ये सर्कुलर रिंग चार्ज है, क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आंसर है हाँ। पर जो अगर आप पहला लेसन देखोगे जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें हमने ये देखा था, इस ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कंपैरिजन करें ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स होगा, तो हाँ होगा। तो अभी भी क्या हम में आपस में क्या ग्रेविटेशन फोर्स है, तो आंसर है हाँ है, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट, हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम ऐसे मैसिव बॉडी पे हम खड़े हैं जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड है बेसिकली अर्थ सबसे ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। चलो, तो ये रिंग रही, रिंग है, इट्स ए रिंग, उसकी रेडिया है a, रेडियस क्या है a, और उसके एक्सिस पे एक रिंग है, ठीक है।
ये रिंग है, इसके एक्सिस क्या होगी, ये वाली एक्सिस होगी, समझ में आ रहा है। तो इस रिंग की वजह से अगर इस एक्सिस पे मैंने अगर एक पॉइंट ले लिया, वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, समझ में आ गया। ये रिंग है, इस रिंग की वजह, रिंग के एक्सिस के कौन सी होगी, ये वाली होगी, है ना। दिस विल बी द एक्सिस ऑफ दैट रिंग। तो इस एक्सिस पे मैं अगर एक पॉइंट लेता हूं तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो रिंग की रेडियस है a, r इतने डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट P लिया। इंटेंसिटी के अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वो रिंग की तरफ है, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, अट्रैक्टिव है, इसलिए वो रिंग की तरफ जाना चाहिए, है ना, बॉडी की तरफ। तो एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, तो ये फॉर्मूला आ रहा है gmr अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2, यानी 3/2 यानी रूट का स्क्वायर रूट का क्यूब, समझ में आ रहा है। 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1/2, है ना। 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1/2, 1/2 यानी क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट का क्यूब है वो, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम, सेम यानी मास वगैरह नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं आएगा, वहां पे अलग से कांस्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला सिमिलर टाइप का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर ये पॉइंट मैंने सेंटर पे ले लिया, सेंटर पे कुछ मास है नहीं है, इंटेंसिटी जीरो, इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। अब डिस्क है, ठीक है। तो फिर से इसके लिए अगर पॉइंट में सेंटर पे लेता हूं, यहाँ पे कुछ मास है नहीं है, आर डिस्टेंस ही नहीं है ना, आर ये डिस्टेंस ही नहीं है। जो आप पॉइंट लोगे, मान लो ये बॉडी है, ये ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल है, तो स्मॉल पार्टिकल से वो पॉइंट होना चाहिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आप सेंटर पे जाओगे, जैसे कि अर्थ के इधर देखा था, सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर सेंटर पे इंटेंसिटी क्या है, तो सेम है। यहाँ पे स्फीयर है, यहाँ पे डिस्क है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्फीयर है, यहाँ पे डिस्क है, तो सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो, और पूरे डिस्क की वजह से। तो ये जो डिस्टेंस है, रेडियस क्या लिया है यहाँ पे a, डिस्क के एक्सिस पे एक पॉइंट लिया P, जो कि r डिस्टेंस पे है, इट इज एट अ डिस्टेंस r from the center of that disk. A is the radius of that disk and theta is the angle made with the edge of that disk. Edge, जो edge है, मुझे मराठीत कळा म्हणतो, जी केलेला एंगल थीटा, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो है 2gm अपॉन a स्क्वायर, 2gm अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। अब cos थीटा को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, कैसे, अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट यानी r अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, ऐसे भी आप रिप्लेस कर सकते हो। यस, यू कैन आस्क। यस, ग्रेविटेशन के डेरिवेशंस, ये जो दो डेरिवेशंस है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें फॉर्मूला याद करना है। सिमिलर टाइप ऑफ डेरिवेशंस आप देखने वाले हो, ग्रेविटेशन का नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्रेड 12, वहां पे हम डेरिवेशन करेंगे। एनी डाउट? हाँ,